हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एस्केप। आपका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने लेक्चर को एंड किया था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हुए। याद होगा आप लोगों को। आज इस नए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। सो द स्टार्टिंग टॉपिक ऑफ टुडे इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। तो क्या है? बेसिकली इट इज a technique of separation of biomolecules or solutes on the basis of individual chemical structure। मतलब कि यहाँ पे जो बायोमोलिक्यूल्स या सॉल्यूट्स का सेपरेशन हो रहा है वो उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे उनकी क्वालिटीज जो है, बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे यहाँ पे उसका जो है सेपरेशन होगा। ठीक है। सो इट इज technique of separation of biomolecules or solutes, you can say, on the basis of किसके बेसिस पे? their individual chemical structures। ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर या फिर उसके जो स्ट्रक्चर से जो नेचर डेवलप हो रहा है उस मॉलिक्यूल का, उसके बेसिस पे यहाँ पर सेपरेशन होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है कि द मॉलिक्यूल टू बी सेपरेटेड, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है दैट बाइंड स्पेसिफिकली एंड रिवर्सिबली टू ए बाइंडिंग सब्सटेंस कॉल्ड लाइगैंड। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स जिसको सेपरेट करना है वो स्पेसिफिकली एक बाइंडिंग सब्सटेंस के साथ यहाँ पर जुड़ जाते हैं। बेसिकली बाइंड होता है, बाइंडिंग होता है या फिर इंटरेक्शन होता है। ठीक है। और उस बाइंडिंग सब्सटेंस को हम लोग लाइगैंड कह रहे हैं। अब ये जो लाइगैंड है ये कोई ऐसा वैसा लाइगैंड नहीं है। बेसिकली हर बायोमोलिक्यूल का एक स्पेसिफिक लाइगैंड होगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए अलग लाइगैंड होगा, अगर एंटीबॉडी है तो उसका लाइगैंड अलग है। ठीक है। तो इस तरह से इंडिविजुअल बायोमोलिक्यूल का इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक लाइगैंड होगा। ठीक है। जिससे वो बाइंड करेगा। ओके। इसीलिए और उस मॉलिक्यूल से या फिर उस लाइगैंड की उस मॉलिक्यूल के बीच में एफिनिटी होगी, इसीलिए इस प्रोसेस को एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है। सो द मॉलिक्यूल टू बी सेपरेटेड बाइंड्स स्पेसिफिकली, जनरल बाइंडिंग नहीं होगा, स्पेसिफिक बाइंडिंग होगा। और ये बाइंडिंग कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबली टू ए बाइंडिंग सब्सटेंस। इस बाइंडिंग सब्सटेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं? दिस बाइंडिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड लिगेंड। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बाइंड होता है यहाँ पर, और रिवर्सिबली। रिवर्सिबली क्यों होना है? क्योंकि आफ्टर सेपरेशन जब बाकी सारे जो नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे तो फिर इन मॉलिक्यूल्स को बाद में रिकवर करना होगा ना। तो बेसिकली वो बाइंडिंग जो है रिवर्सिबल होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए। क्योंकि अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा तो हो सकता है कि उसके बायोलॉजिकल फंक्शन लूज कर दे वो मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इसीलिए रिवर्सिबल ये होना चाहिए। ओके। अब ये जो लाइगैंड है बेसिकली ये उस क्रोमेटोग्राफिक बेड पे जो है इमोबिलाइज होता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो है आपका स्टेशनरी फेज पे बाइंड रहता है ये लाइगैंड जो है। ठीक है। बेसिकली ये लिगेंड जो है स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करता है, ये भी हम कह सकते हैं। ओके। सो द लाइगेंड इज इमोबिलाइज्ड, मतलब ये मूव नहीं कर सकता, इमोबिलाइज्ड ऑन क्रोमेटोग्राफिक बेड, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो लिगेंड है इमोबिलाइज रहता है उसके ऊपर। अब क्या है कि ड्यू टू द एफिनिटी ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल टू द लिगेंड, इसके टारगेट मॉलिक्यूल और लाइगेंड के बीच में जो एफिनिटी है उसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर जाता है लाइगेंड के साथ, और बाकी सारे मॉलिक्यूल जो है जो नॉन स्पेसिफिक हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। ठीक है।
ड्यू टू affinity of द टारगेट मॉलिक्यूल, या फिर इसको सॉल्यूट भी कह सकते हैं, एंड सॉरी टू द ligand इट बाइंड्स स्पेसिफिकली, पहले भी मेंशन किया, इट बाइंड्स स्पेसिफिकली टू द ligand, ठीक है। एंड बाकी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अदर नॉन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स आर वॉश्ड अवे, ठीक है, ये वॉश अवे हो जाते हैं। अब जो है आपके पास लाइगैंड से जुड़ा हुआ हमारा वो स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, या फिर हमें सेपरेट करना था। तो ये जो अब जो टारगेट मॉलिक्यूल है, अब इसको हमें रिकवर करना पड़ेगा। तो रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि कुछ हम लोगों को जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं उनमें चेंज लाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जो है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो टारगेट मॉलिक्यूल का रिकवरी करना है तो क्या होगा, द टारगेट मॉलिक्यूल्स द टारगेट मॉलिक्यूल इज recovered by changing experimental conditions, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे कि लाइक सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर अपन चेंज करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल का जो है डिसॉर्प्शन हो जाएगा, विच फेवर्स डिसॉर्प्शन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। और फिर जो है वो जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है वो इल्यूट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जो है थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक कॉलम है, ठीक है, और इसके साइड में जो है, या साइड साइड में ये एक मैट्रिक्स है, दोनों साइड होगा, आप जानते हैं मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं स्टेशनरी फेज, राइट, स्टेशनरी फेज। अब इस स्टेशनरी फेज में क्या होगा कि यहां पर जो है कुछ लाइगेंड्स को जो है इमोबिलाइज किया हुआ रहेगा इसके ऊपर, स्टेशनरी फेज पे, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में जो है हमारा ये एक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसमें जो है देख सकते हो आप एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ थायमीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये टी है, थायमीन है, ये शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ थायमीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस एग्जाम्पल को अपन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए का हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्या है बेसिकली आपका यहाँ पर जो लाइगैंड है वो ये वाला है, ठीक है, ये लाइगैंड है। अब आगे क्या हुआ, एडिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए। अब साइटोप्लाज्मिक आरएनए में क्या होता है कि वो पूरा मिक्सचर होता है, उसमें एमआरएनए भी होता है, आरआरएनए भी होगा, टीआरएनए भी होगा, ये सारा होगा। बट हमें किसको एल्यूट करना है, हमें चूज करना है एमआरएनए को, ठीक है। तो अब एमआरएनए में आपको मालूम होगा एमआरएनए की एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी होती है कि उसके लास्ट में जो है एक पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। अब वही क्वेश्चन होगा ना आपके माइंड में कि यहाँ पे हमने जो है थाइमीन का शॉर्ट स्ट्रेच क्यों लिया, इसीलिए लिया क्योंकि एमआरएनए के लास्ट में पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली ए जो है टी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो है शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली इस मिक्सचर में क्या होगा, जितने एमआरएनए होंगे वो इन लाइगेंड्स के साथ जो है इंटरेक्शन शो करेंगे और बाइंड हो जाएंगे, और बाकी जितने जो टीआरएनए और जो आरआरएनए है वो जो है आगे पास आउट कर जाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए विल ऑकर। तो बेसिकली यहाँ से जब पास होगा तो वो जो एमआरएनएज है, जितने सारे एमआरएनए है वो बाइंड कर जाएंगे इसमें, ठीक है। और बाकी जितने आपके आरआरएनए और टीआरएनए जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब आपके अंदर जो है कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए बच रहा है, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है एक बफर डालेंगे जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई या फिर लो कर सकते हैं, चेंज्ड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, जिसकी वजह से ये जो इंटरेक्शन है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बन रखे हैं ये टूट जाएंगे और mRNA बाद में फिर इल्यूट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये इल्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है सेपरेशन होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब एक लिस्ट है टाइप ऑफ लाइगेंड्स और टारगेट मॉलिक्यूल का। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोगों को टारगेट मॉलिक्यूल अगर हमारा कोई इनहिबिटर या को फैक्टर है तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए क्या एंजाइम हम लोग ऐसा लाइगेंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टारगेट मॉलिक्यूल एंटीजन है तो उसके लाइगेंड में हम लोग एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं। आपको मालूम होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सारे इंटरेक्शन जो है लाइगेंड के और टारगेट मॉलिक्यूल के, ये सारे स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कौन से मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए जो है कौन सा लाइगेंड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस यूज कर सकते हैं, जैसा कि अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे प्रोटीन ए एंड प्रोटीन जी है तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स के जो है इम्यूनोग्लोबिन्स जो है उनके सेपरेशन के लिए जो है यूज होता है। ठीक है, मेटल आयंस है तो कुछ मेटल आयंस हैं जो कि नेटिव प्रोटीन्स विथ हिस्टिडीन को मतलब सेपरेट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप याद रख लेना। ठीक है, फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहां तक बेसिकली सारे क्रोमेटोग्राफी हमने कवर कर लिए। इनके अलावा दो बहुत ही फेमस क्रोमेटोग्राफी है जो आप लोगों ने सुना होगा, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं। इट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है? गैस क्रोमेटोग्राफी बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बाय यूजिंग ए गैसियस मोबाइल फेज। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये एक प्रोसेस है सेपरेशन का। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट्स बाय यूजिंग गैसियस मोबाइल फेज। ठीक है, यहां तो एज द नेम सजेस्ट गैस क्रोमेटोग्राफी कह रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो मोबाइल फेज होगा वो कैसा होगा, गैशियस होगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक कैच है, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके केस में गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में मोबाइल फेज को कैरियर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों कहा जाता है इसका जवाब थोड़ी देर में मिलेगा आपको। ठीक है, आगे अब क्या होता है कि इसमें जो स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज कितने टाइप के हो सकते हैं? स्टेशनरी फेज मालूम है आपको, दो टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है एंड सपोर्ट कोटेड लिक्विड स्टेशनरी फेज भी हो सकता है। अगर सॉलिड होगा तो उस क्रोमेटोग्राफी को हम लोग क्या कहेंगे, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि मोबाइल फेज गैस है और आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड है। उसी तरह से लिक्विड अगर होगा तो ये होगा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टेक्निक जो है ये सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल सब्सटेंसेस को ही सेपरेट कर सकती है या फिर उसको एनालाइज कर सकती है। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी सिर्फ और सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे एनालाइट्स को एनालाइज या सेपरेट करती है जो कि वोलाटाइल हो। क्लियर? सो दिस टेक्निक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, is used to analyze volatile substances in gas phase। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि वो जो सब्सटेंस होगा वो गैशियस फेज में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वोलाटाइल। ठीक है, तो इसके लिए जो एनालाइट्स होने चाहिए क्या होगा,
एनालाइट्स कैसे होना चाहिए, वोलाटाइल होने चाहिए। वोलाटाइल होने के लिए उसको जो है हीट करना पड़ेगा, और हीट करने की वजह से क्या होता है कि काफी टाइम ऐसा देखा जाता है कि मॉलिक्यूल जो है उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे वो जो मॉलिक्यूल है वो थर्मली स्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, द मॉलिक्यूल शुड बी थर्मली स्टेबल। ज्यादा हीट से जो है वो उसका स्टेबिलिटी लूज नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एनालाइट्स है, मोबाइल फेज उससे इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, द मोबाइल फेज डजेंट interact with analyte but act as a carrier। मतलब समझ आया? जनरली इससे पहले जितने भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स देखे थे उसमें इधर जो हमारे जो एनालाइट्स थे या सॉल्यूट्स थे, वो या तो सॉल्यूबल हो रहे थे या तो इंटरेक्ट कर रहे थे आपके मोबाइल फेज के साथ, या फिर आपके स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल्स या एनालाइट सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे मोबाइल फेज के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा एनालाइट का। ठीक है, अब इंटरेक्शन ना हो इसकी वजह से मोबाइल फेज जो होना चाहिए, जो मोबाइल फेज में बेसिकली जो गैस यूज कर रहे हैं वो इनर्ट गैस यूज होना चाहिए। ठीक है, द गैस शुड बी इनर्ट, इनर्ट या फिर नॉन इंटरैक्टिव, जो नॉन रिएक्टिव हो। ठीक है, ऐसे कौन कौन से गैस होते हैं, जैसे कि हीलियम है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, जैसे कि आर्गन है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है। सबसे कॉमनली यूज होता है हीलियम। ठीक है, सबसे कॉमनली हीलियम यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इंटरैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स या एनालाइट्स है उसको अपने साथ कैरी करता है। ठीक है, आगे हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है बेसिकली। द मिक्सचर ऑफ components इज कन्वर्टेड टू वेपर एंड मिक्स्ड विद द गैसियस मोबाइल फेज। ठीक है, ऑब्वियसली आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको गैसियस फेज में लाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो क्या होगा, द मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर and mixed or loaded with carrier gas। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग जो है प्रोसेस बेसिकली देख रहे हैं। तो जो मिक्सचर होगा जिससे हमें जो है एनालाइट्स को या सॉल्यूट्स को सेपरेट करना होगा, तो उसको हमें पहले हीट करके उसको वेपर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उस वेपर को जो है हमें गैसियस जो कैरियर गैस है उसके साथ हमें मिक्स करना पड़ेगा या फिर लोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि द गैसियस कंपाउंड बीइंग एनालाइज्ड interact with wall of column coated with stationary phase। ठीक है, तो अब गैसियस फेज हुआ, अब वो जो गैस है कैरियर गैस वो उस वेपर को लेके आगे कॉलम में मूव कर रही है। तो मूव करने की वजह से क्या हुआ, जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ आपका जो एनालाइट है वो इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अब इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है बेसिकली, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है कम लेस इंटरेक्ट करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल जो है ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो लेस इंटरेक्ट करेगा स्टेशनरी फेज के साथ वो ज्यादा प्रेजेंट होगा मोबाइल गैस में, मोबाइल फेज में या फिर कैरियर गैस में, तो वो जल्दी बाहर निकलेगा। और जो मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट करेगा स्टेशनरी फेज के साथ वो बेसिकली कैरियर गैस में कम होगा, और जिसकी वजह से उसका एल्यूजन लेट से होगा। ठीक है, सो दिस कॉज
each compound to elute at a different टाइम। मतलब जो इल्यूजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो हर मॉलिक्यूल का अलग अलग होगा, डिफरेंट टाइम पे होगा। और इस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग रिटेंशन टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया? हर मॉलिक्यूल का रिटेंशन टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है। अब क्या हो रहा है? द कॉम्पोनेंट more soluble in stationary phase travels faster या slower? ऑब्वियसली स्लोअर, ट्रेवल स्लोअर, क्योंकि ये स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। एंड इल्यूट्स लेटर, बाद में निकलता है। ठीक है। तो क्या होगा? इसका रिटेंशन टाइम कैसा होगा? एंड हैज मोर रिटेंशन टाइम। ठीक है। मतलब कि जो कंपोनेंट, जैसे कि ये वाला जो कंपोनेंट है रेड वाला, ये ज्यादा सॉल्यूबल है स्टेशनरी फेज में। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? स्लोली ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। और एल्यूट भी बाद में होगा, इट विल लेटर एल्यूट। तो जितना टाइम जो है सॉल्यूट या एनालाइट इस कॉलम के अंदर बिताएगा उस टाइम को रिटेंशन टाइम बोलते हैं। तो ऑब्वियसली स्लो मूव करेगा तो ज्यादा टाइम रहेगा कॉलम के अंदर, तो उसका रिटेंशन टाइम भी ज्यादा होगा। ठीक है। एंड इसी का अपोजिट क्या होगा? द कॉम्पोनेंट लेस soluble in stationary phase travels faster। ऑब्वियसली फास्टर ट्रेवल करेगा क्योंकि वो मोबाइल फेज में। ठीक है। विल ट्रेवल फास्टर एंड इल्यूट्स फर्स्ट, जल्दी निकलेगा बाहर। ठीक है। या इल्यूट्स फास्टर लिख सकते हैं इसको। ठीक है। इल्यूट्स फास्टर। और इसका रिटेंशन टाइम कैसा होगा? एंड हैज लेस रिटेंशन टाइम। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। अब ये जो है बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी का जो है इंस्ट्रूमेंटेशन है या फिर पार्ट्स है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर ये पार्ट्स है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है। यहाँ पे एक सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है जिसमें कैरियर गैस भरा हुआ है, कैरियर गैस। ठीक है। अब ये कैरियर गैस कैसा होता है? इनर्ट होता है, जो कि जनरली मोस्ट कॉमनली हीलियम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो गैस है पाइप के थ्रू इस थर्मोस्टैटिक ओवन के अंदर जा रहा है। थर्मोस्टैटिक ओवन क्या करता है? यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है और इस थर्मोस्टैटिक ओवन के अंदर जो है एक कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा सैंपल इजेक्टर, इंजेक्टर, बेसिकली इजेक्टर नहीं इंजेक्टर। मतलब यहाँ से जो है हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करते हैं अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सिरिंज। माइक्रो सिरिंज, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर सैंपल को डालते हैं। तो अब यहाँ से बेसिकली जो है कैरियर गैस आ रही है, यहाँ पे हमने सैंपल को लोड किया। सैंपल लोड करते ही ये थर्मोस्टैटिक ओवन क्या करता है? इसको हीट करता है और हीट करके गर्म होते जैसे मॉलिक्यूल्स जो है वेपर फॉर्म में जाते हैं, ये कैरियर गैस इसको आगे कॉलम में मूव कराता है। अब ये कॉलम के अंदर जो है स्टेशनरी फेज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसकी वजह से उसकी स्पीड स्लोअर या फास्टर होगा बेस्ड ऑन इट्स इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। ठीक है। उसके बाद इस कॉलम से बाहर निकलते ही एक डिटेक्टर प्रेजेंट है। अब ये डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा कि कौन से टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है उसको वो डिटेक्ट करता है। ठीक है। और ये जो है वेस्ट बाहर चला जाता है। ठीक है। जो गैस निकल रहा है वो वेस्ट में चला जाएगा और ये डिटेक्टर जो है आगे एक कंप्यूटर से या फिर सिस्टम से जो है कनेक्टेड रहता है, जहां पे ये क्रोमेटो क्रोमेटोग्राम आ जाएगा। ठीक है। ये क्रोमेटोग्राम है जिसमें आप जो स्पाइक्स देख रहे हो ये जो है
ये इंडिकेट करता है मॉलिक्यूल्स के, बेसिकली डिटेक्शन करता है मॉलिक्यूल्स का, और उसके बाद ये जो है स्पाइक्स बनता है। ठीक है, ये ऐसा क्रोमेटोग्राम बाहर आता है। ठीक है, तो आई होप जो है ये आपने इसका वर्क फ्लो समझ लिया होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब दूसरे टाइप का बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HPLC। आई होप पक्का आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो HPLC ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ही है, लेकिन वो जो है थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है क्रोमेटोग्राफी का। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इट इज बेसिकली a highly improved form of liquid chromatography। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है वो हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, तो उसी का ये जो एडवांस वर्जन है या फिर थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जनरली क्या होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम लोग जो कॉलम यूज करते हैं, राइट, हम लोग कॉलम यूज करते थे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए। और उसमें क्या है, यहाँ पे आपका स्टेशनरी फेज रहता था, और इसमें ऊपर से हम लोग जो है मोबाइल फेज डाल देते थे, और इसका जो मूवमेंट होता था ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता था, अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है मूवमेंट होता है यहाँ पर आपके मोबाइल फेस का। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक हाई प्रेशर पंप के थ्रू जो है आपका मोबाइल फेस को पार करवाते हैं कॉलम के थ्रू। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो काफी बेहतर हो जाता है, बहुत ही अच्छा सेपरेशन होता है। ठीक है, तो क्या है बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है HPLC और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, इंस्टेड ऑफ सॉल्वेंट टू फ्लो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, हम लोग क्या करते हैं, इट फोर्स इट इज फोर्स मतलब सॉल्वेंट इज फोर्स्ड विथ हाई प्रेशर with help of पंप। सो पंप की मदद से विद द हेल्प ऑफ पंप हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और उसकी फोर्स की वजह से जो है ये सॉल्वेंट या फिर मोबाइल फेज जो है वो कॉलम के अंदर मूव करता है। ठीक है, एंड दिस अलाउस बेटर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, अब जैसा कि आपको मालूम होगा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज कैसा होता है, एग्जैक्टली लिक्विड होता है, राइट, याद है आप लोगों को, लिक्विड है, वेरी गुड। एंड स्टेशनरी फेज कैसा होता है, स्टेशनरी फेज जो है दोनों हो सकता है, स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है और सपोर्ट कोटेड लिक्विड भी होता है। ठीक है, लिक्विड की जब भी बात करेंगे स्टेशनरी फेज में वो सपोर्ट कोटेड ही होगा। ठीक है, इसके बाद अब ये क्या है कि ये जो HPLC है इसको हम लोग डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक मोड या फिर मैकेनिज्म के अंदर जो है फंक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इट कैन फंक्शन इन डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक मोड्स और मैकेनिज्म्स। ठीक है, जैसे कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और क्या है जैसे कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो बेसिकली एचपीएलसी कुछ नहीं है, ये सारे आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज, पार्टीशन एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इन सब में अगर आप मोबाइल फेस को पंप के हेल्प से हाई प्रेशर में पास करोगे कॉलम से, तो उसे ही हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या एचपीएलसी कहेंगे। कूल, फाइन, बस इतना ही था एचपीएलसी। ठीक है, इतना ही डिफरेंस होता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे कैसा होता है। बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल ग्रेडियंट है जो कि ग्रेडियंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, या फिर कह लो कि प्रेशर को कंट्रोल करेगा। पंप है, पंप का सिस्टम है, ये पंप क्यों है कि ये जो है प्रेशर क्रिएट करेगा। यहाँ पे हम लोग सैंपल को डाल रहे हैं, सैंपल इंट्रोडक्शन हो रहा है, और उसी के अंदर जो है कॉलम, जो है कॉलम के थ्रू जो है ये आपका सैंपल और जो मोबाइल फेज वगैरह है ये सारा मूव करेगा इसमें। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक और पाइप होता है, और यहाँ पे एक ऐसा फ्लास्क ले लो, ठीक है, जिसके अंदर जो है सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट यहाँ से लेके पंप के थ्रू ये आगे जाता है। ठीक है, तो ये कॉलम के थ्रू मूव करता हुआ फिर पहुंचेगा डिटेक्टर के पास। ठीक है, अब डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और वो डेटा जो है वो एज अ क्रोमेटोग्राम आपके सिस्टम में चला जाएगा या फिर पीसी में चला जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने गैस क्रोमेटोग्राफी में भी देखा था। ठीक है, और जो डिफरेंट मोड्स की जो बात कर रहे थे, वो डिफरेंट मोड्स आएगा इस कॉलम के बेसिस पे। कॉलम अलग अलग हो जाएगा आपका, तो वही आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी हो जाएगा, वही आपका आयन एक्सचेंज भी हो जाएगा, वही आपका साइज एक्सक्लूजन भी हो जाएगा। तो ये सारे अलग अलग जो मोड्स होंगे ये सब जो है कॉलम पे डिपेंड करेगा। आप डिफरेंट टाइप का कॉलम लगाओगे, वो डिफरेंट टाइप का एचपीएलसी हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो इसके साथ हम लोगों का जो क्रोमेटोग्राफी टॉपिक था वो खत्म होता है। ठीक है, आई होप सब आप लोगों को क्लियर होगा, डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। In a thin layer chromatography experiment using a silica gel plate, a compound showed migration of 12.5 centimeter and the solvent front showed migration of 18 centimeter. The RF value of the compound is, बहुत इजी है, RF वैल्यू निकालना आता है हमें। RF वैल्यू आपको मालूम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में या 2D क्रोमेटोग्राफी में निकलता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। बहुत इजी है, 1 मिनट देते हैं, फटाफट निकाल के आंसर रखिए। ओके, सॉल्व करें। तो कंपाउंड का जो मूवमेंट है, कंपाउंड कितना मूव कर रहा है 12.5 सेंटीमीटर, और सॉल्वेंट फ्रंट जो है, सॉल्वेंट फ्रंट वो कितना मूव कर रहा है 18 सेंटीमीटर। तो आरएफ की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपाउंड अपॉन सॉल्वेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। तो ये आ जाएगा 12.5 अपॉन 18। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.69। सही है, मैच कर लो, आई होप सही होगा, राइट। अरे आप लोग स्मार्ट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन गैस क्रोमेटोग्राफी द बेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज द डिफरेंस इन। बहुत इजी है, अभी अभी जस्ट हमने देखा था। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन है किसके बेसिस पे होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, आई होप आंसर आपका सही होगा। अभी तक जितने भी हमने क्रोमेटोग्राफी देखे हैं, क्या उसमें मोलैरिटी का नाम आया है, बिल्कुल नहीं आया। क्या कंडक्टिविटी का नाम आया, बिल्कुल नहीं आया। दो ही हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हमने देखा था सेपरेशन, उसको बोला जाता है साइज एक्सक्लूजन। तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, तो एकलौता बचता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पे।
जैसा कि मैंने बताया था, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द टू इमिसिसिबल लिक्विड मीडियम। समझे? यही ना बताया था पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पे। यही हो रहा था कि मॉलिक्यूल्स जो थे, जो सॉल्यूट्स थे गैस क्रोमेटोग्राफी में, कुछ जो है ज्यादा सॉल्युबल थे आपके स्टेशनरी फेज में, और कुछ लेस सॉल्युबल थे स्टेशनरी फेज में। मतलब कि वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे, सॉरी सॉल्युबल तो होंगे ही नहीं, मतलब लेस इंटरेक्ट करेंगे, या फिर लेस आपके इसमें जो है वो सॉल्युबल होंगे स्टेशनरी फेज में, राइट? मान लेते हैं ए है और बी है। ए ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है स्टेशनरी फेज में, बी कम सॉल्युबल हो रहा है स्टेशनरी फेज में, तो दोनों का पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होगा वो अलग अलग होगा। तो इसी के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा था ना गैस क्रोमेटोग्राफी में। सो पार्टीशन कोएफिशिएंट इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़। The RF value of substance A and B are 0.34 and 0.68 when chromatographed on paper. Okay, what is the ratio of distance moved after 3 hours assuming that neither substance has run off the paper? मतलब कोई भी substance जो है पेपर से बाहर नहीं निकल गया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आरएफ के क्वेश्चन हलवा होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बस बेसिक मैथ लगाना है, फटाफट की। आई होप मिल गया होगा आंसर आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है आरएफ वैल्यूज दे रखा है। ये डिस्टेंस नहीं दे रखा, बेसिकली हमें डिस्टेंस ही का रेशियो निकालना है ना। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। आरएफ ऑफ ए एंड आरएफ ऑफ बी। तो आरएफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अपॉन सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस, एंड इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बी अपॉन सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस। इसको अगर अपन चेंज करें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे तो 34/100 होगा, और ये कितना होगा? 68/100 होगा। ऑब्वियसली सॉल्वेंट फ्रंट तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 34 ए ट्रेवल कर रहा है, और 68 जो है ये बी ट्रेवल कर रहा है। तो इसका हम लोगों को रेशियो निकालना है। रेशियो कैसा निकालना है? ए इज टू बी में। तो ए इज टू बी का मतलब ए बाई बी। तो ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 34, बी कितना कर रहा है? 68। ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो मतलब ए इज टू बी इज 1:2। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? बी आंसर। तो बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। मैच द स्टेशनरी फेज विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। करिए। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी है। आई होप आंसर मिल गया होगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या मिल रहा है आपको। सेफाडेक्स। सेफाडेक्स नाम हमने सुना था नहीं? सेफाडेक्स कहाँ सुना था? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में सुना था, राइट? इसका बीड बना होता है। मिल गया आंसर, क्यू ए, क्यू इजकल टू 1। ठीक है, क्यू इजकल टू 1 कौन से है? ये दो ऑप्शन है, मतलब ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। या तो बी आंसर है या तो डी आंसर है। अब इसको गौर से देखोगे तो S2, दोनों ऑप्शन में जो है S2 ही दे रखा है। क्या है? DEA। ये डाई इथाइल अमाइनो इथाइल सेल्यूलोज है। DEAE है। ठीक है, DEAE हम लोग कहाँ पढ़े थे? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में। तो ये सही भी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन ए और फिनाइल सेफरोज की। ठीक है, फिनाइल सेफरोज तो नहीं पढ़ा है, बट सुना नहीं है, बट प्रोटीन ए तो सुना है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो सुना था। कहाँ सुना था? यहाँ। प्रोटीन ए किसके लिए होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लिगैंड होता है, राइट? यहाँ पे देखा था हमने।
तो आई होप आंसर यहाँ पे आ गया होगा समझ में आप लोगों को। प्रोटीन ए किस में आया था, हमने देखा था एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। तो P इज इक्वल टू 3, कौन सा ऑप्शन है, P इज इक्वल टू 3, ये वाला। तो ये भी नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। तो एस, सॉरी, आर जो होगा फिनाइल सेफरोज, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी का एक लिगेंड होगा या फिर जो भी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।